हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज फॉर सीबीटी मोड 2 फॉर द एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी एटसेट्रा। एंड उसमें हम टॉप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसको डेवलप किया गया था टू रिलीव द प्रेशर ऑन द मुंबई पोर्ट। इफ यू टॉक अबाउट जवाहरलाल पोर्ट, so Jawaharlal Nehru Port is also known as Nhava Sheva Port, and it was developed as a satellite port to relieve congestion at the Mumbai port, जिसको formerly Bombay Port के नाम से जाना जाता था। It is located at Nhava Sheva, about 40 kilometer east of the Mumbai in Maharashtra, and इसका जो operation start हुआ था, यानी कि it started working in the year 1989 and has since become the largest container port in India. This you have to keep in mind. इफ़ यू टॉक अबाउट पोर्ट्स, तो इंडिया का हम सबसे एंशियंट पोर्ट कह सकते हैं लोथल, विच वॉज सिचुएटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पोर्ट था। वो पोर्ट सिटी थी विच वॉज लोकेटेड इन गुजरात। तो हम इसको फर्स्ट पोर्ट सिटी कंसिडर कर सकते हैं हमारी कंट्री की। अगर हम बात करें यूरोपियन कॉन्टेक्ट में, फर्स्ट पोर्ट जो आया था दैट वॉज सूरत, और ये कब आया था? इन 1498, जब वास्को डी गामा ने इंडिया में एंटर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, एंड इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था, और ये कंटिन्यूसली वर्क या ऑपरेट करने वाला इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो फर्स्ट मेजर पोर्ट जिसको हमने बिल्ड किया था वो कौन सा था? तो कंडाला पोर्ट। कंडाला पोर्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दीन दयाल पोर्ट, इट वॉज द फर्स्ट मेजर पोर्ट विच वॉज बिल्ड आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिसेन। तो हरिसेन ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। So if we talk about Harisen, Harisen was not only a poet but also a close court official and military commander under Samudragupta. He composed the famous Allahabad pillar inscription, जिसको काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी जाना जाता है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, which praises the military conquest and achievements of Samudragupta, and Samudragupta को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। This you have to keep in mind. The inscription is written in Sanskrit language and in classical Kavya style, showcasing Harisen's literary skill. This you have to keep in mind. If we talk about समुद्रगुप्त, तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इनको किसने कहा था फॉर द फर्स्ट टाइम? वी.ए. स्मिथ ने कहा था एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स थे, सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने ऑपरेट किए थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट, अगर हम बात करें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो इसे हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, और इनको दिग्विजय के नाम से भी जाना जाता है। दिग्विजय मतलब वन हु हैज़ कॉन्क्वेस्टेड और वन हु हैज़ अचीव्ड कॉन्कर इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इनको दिग्विजय के नाम से भी जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सारे डायरेक्शंस में जीत हासिल की थी। ही डिफीटेड 12 किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 9 रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, और दक्षिण पथ में भी इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्क्वेस्ट जीते थे, यानी कि काफ़ी सारे बैटल्स जीते थे। ही वॉज ऑल्सो अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Michael Faraday discover electromagnetic induction, the principle behind electric transformer and generator? Right answer for this question will be option number डी, यानी कि 1831। तो 1831 में माइकल फराडे ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था, और ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या? इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स का। सो दिस प्रिंसिपल वेयर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन यूजेज इन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इनकी अदर डिस्कवरीज की बात करें तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2 फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन्होंने दिए थे। अदर देन दैट इन्होंने फराडेज केज को भी डेवलप किया था, जो 1836 में किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज अ डिवाइस मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दैट ब्लॉक्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज लोकेटेड इन हरियाणा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट कंसिडर किया जाता है IVC की आफ्टर मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो की बात करें तो इसे माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स एरिया तो 224 हेक्टेयर्स में अप्रॉक्सीमेटली ये फैला हुआ है और यहाँ पे 7 माउंट्स सिचुएटेड है राखीगढ़ी में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल इम्पॉर्टेंट साइट बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट राखीगढ़ी तो ये कहाँ सिचुएटेड है? हरियाणा में सिचुएटेड है। धौलागिरी ये गुजरात में सिचुएटेड है। लोथल की बात करें तो ये भी गुजरात में सिचुएटेड है और ये पोर्ट सिटी था। इफ़ यू टॉक अबाउट कालीबंगन तो ये राजस्थान में सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट कम्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स करेंट में भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है। नेक्स्ट question is Umayalpuram K. Shivaraman is an eminent musician associated with which of the following musical instruments? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मृदंगम। उमायालपुरम के शिवरमन इज एन एमिनिएंट इंडियन म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद मृदंगम। अवार्ड्स की बात करें तो पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड कलाई महामणि अवार्ड इनको मिला था। इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट तो ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कार्नेटिक म्यूजिक में यूज़ किया जाता है। अदर प्लेयर्स की बात करें तो TK मूर्ति, CS मुरुगा भूलपति एंड पलानी सुब्रमण्या Pillai and Palghat TS Mani Iyer. These are the other players of what? Mridangam. Next question, Dayanand Saraswati was the founder of which of the following missions? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्य समाज। तो आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में बॉम्बे में इस मिशन को स्टार्ट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट दैट एम टू रिवाइव द वैदिक वे ऑफ लाइफ एंड अपोज्ड आइडल वर्शिप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिचुअल्स दैट वर नॉट मेंशन्ड इन द वेदास। इफ यू टॉक अबाउट ब्रह्मो समाज तो ब्रह्मो समाज इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय और इसको पहले ब्रह्म सभा की तरह 1814 में स्टार्ट किया गया था एंड फाइनली 1828 में आई थिंक ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश हुई थी एंड 1830 में ब्रह्मो समाज। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रार्थना समाज इसको आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था एंड इट वॉज लेटर सपोर्टेड बाय MG रनाडे हु इज़ नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज चिन्मया मिशन। तो चिन्मया मिशन इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी चिन्मयानंद in 1953. This you have to keep in mind. So नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1%। तो 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम दी सन। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स capture only about 1% of the total energy that reaches them through the process of photosynthesis. Most of the sunlight is either reflected, absorbed or heat or not is usable wavelength range. The 10% law is an ecological principle proposed by Raymond Lindman in 1942 में 10% law को एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रपोज किया था by Raymond Lindman in 1942। इसके बाद 1% जो एनर्जी है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद जितने भी जो आगे को ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वहाँ पर 10% एनर्जी को ही अब्जॉर्ब किया जाता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द रिमेनिंग 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और लेफ्ट अनकंज्यूम्ड। Next question, who among the following was the founder of Indian Space Research Organization ISRO? Right answer will be option number A, Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai he was the founder of ISRO। अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन की तो विक्रम साराभाई यही फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे इसरो के। सो फाउंडेड ऑन 15th of August 1969। फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका। पीरियड डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इट कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अचीवमेंट्स की बात करें तो इसरो के अचीवमेंट्स है कि 1975 में हमने अपनी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट को लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ USSR
SLV-3 1980 में was the first Indian rocket to launch a satellite जिसका नाम था रोहिणी into an orbit. If we talk about Chandrayaan-1, it was the first lunar mission that was discovered water on the moon. अगर Chandrayaan-3 की बात करें so India became the first country to land ऑन मून साउथ पोल. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और गगनयान ये हमारा अपकमिंग मिशन है जो हम कंडक्ट करने वाले हैं. एंड करेंट में हमारे जो चीफ है या फिर चेयरमैन है इसरो के वो हैं एस सोमनाथन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question. Fatehpur Sikri was founded as capital of Mughal Empire by. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकबर. So अकबर founded Fatehpur Sikri as the capital of Mughal Empire. और 1571 में डिक्लेयर किया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी को एज हिज कैपिटल. और इसका पर्पस था टू बिल्ड टू honor Sufi saint Salim Chishti whose blessings Akbar believed helped him have a son. और इनकी कैपिटल ये थी 1571 से लेकर 1585 तक. लेकिन इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था और रीज़न था ऑफ अबेंडमेंट, लैक ऑफ वाटर एंड प्रॉक्सिमिटी टू द राजपूताना कॉन्फ्लिक्ट्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहले जो मुगल्स की कैपिटल थी ये लाहौर में सिचुएटेड थी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. और 1585 से लेकर 1598 तक ये थी. आपको ध्यान में रखना है. एंड अकबर मूव्ड हिज कैपिटल हेयर टू फोकस कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई थी तो ये लाहौर में शिफ्ट हुई थी अराउंड 1585 में ही. और लाहौर के बाद ये कैपिटल आगरा में शिफ्ट कर दी थी बाय जहांगीर. और फाइनली जो कैपिटल है शाहजहानाबाद में शिफ्ट हो गई थी इन 1648 के अराउंड जिसको अब ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. आर्टिकल्स 315 to 323 डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सो और अगर हम बात करें कौन से पार्ट में आता है ये तो पार्ट 14 में आता है यूपीएससी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस बुक हैरी पॉटर सीरीज इज. राइट आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग एज द ऑथर ऑफ द बुक हैरी पॉटर. एंड इनका फुल नेम है जॉन ए कैथलीन रोलिंग और नेशनलिटी है ब्रिटिश. इन्होंने 7 मेन बुक्स को पब्लिश किया था और इसके बाद इनको अडेप्ट किया गया था इनटू 8 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में. इनकी फर्स्ट बुक 1997 में आई थी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question. Which among the following is not considered a major industry according to the Department of Industrial Policy and Promotion? Right answer will be option B यानी कि जूट. तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है DPIIT तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर करता है एज मेजर इंडस्ट्रीज़. तो ये कौन कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रेफिनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Next question. How many battalions are typically commanded under a brigadier? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 to 5 battalions. This you have to keep in mind. A battalion is commanded by a lieutenant colonel और बेसिकली 3 to 5 battalions को ये एक तरीके से कमांड कर सकता है. तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी. A brigade is commanded by a brigadier and a brigade generally consists of 3 to 5 battalions depending on the type and structure. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांपो एंड जमुना आर द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ब्रह्मपुत्र रिवर के अदर नेम्स है जांगपो एंड जमुना रिवर. सो जांगपो इसे कहा जाता है तिब्बत में जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. एंड अदर देन दैट अगर जमुना की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना बांग्लादेश में. और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की सो ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे इसे सियांग के नाम से जाना जाता है. एंड फाइनली इट एंटर्स बांग्लादेश जहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नियर कोलेरू लेक. कोलेरू लेक ये भी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. इट सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी फ्लैमिंगो बर्ड्स टू इंडिया. इट एम्स टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड कंजर्वेशन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question. The largest sugar mill in Asia is located in.
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटका। तो कर्नाटका में लार्जेस्ट शुगर मिल सिचुएटेड है एशिया की। सो इसका नाम है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड इन कर्नाटका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल्स इन एशिया। कर्नाटका इज़ वन ऑफ द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट शुगर मिल इन एशिया है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, कर्नाटका में सिचुएटेड है और एस्टेब्लिश हुई थी ये 1998 में। इसके फाउंडर थे द कंपनी वॉज प्रमोटेड बाय मिस्टर प्रकाश ओसवाल एंड हिज फैमिली। वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें सो दैट इज़ ब्राज़ील। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next, the Ladli Lakshmi Yojana is associated with which Indian state? Right answer will be option number D यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से associated है लाडली लक्ष्मी योजना। If we talk about लाडली लक्ष्मी योजना, so it was launched by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और ये स्कीम जो एम करती है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स बाय एनकरेजिंग एजुकेशन एंड डीलिंग अर्ली मैरिजेस, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल incentives for the education and well-being of the girls, and this scheme was launched by the government of Madhya Pradesh. Next question. The Maitri Express and Bandhan Express trains connect India and which of the following countries? Right answer will be option number D यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ये ट्रेन चलती है इंडिया से बांग्लादेश में, मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस। इफ़ यू टॉक अबाउट मैत्री एक्सप्रेस तो ये कोलकाता से ढाका तक चलती है एंड बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो इट रन्स फ्रॉम कोलकाता एंड टू खुलना बांग्लादेश। सो अगर हम बात करें मैत्री एक्सप्रेस की तो ये 2008 में इनाग्रेट हुई थी और बंधन एक्सप्रेस रिसेंट में हुई है 2018-19 के आसपास। इसकी रूट की बात करें मैत्री एक्सप्रेस की तो ये कोलकाता से ढाका तक जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आफ्टर अ गैप ऑफ 43 ईयर्स सिंस 1965 इंडो पाक वॉर व्हेन रेल लिंक्स वर सेवियर्ड। तो फाइनली 1965 के बाद 2008 में फाइनली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रेन का जो कनेक्शन था इट वाज स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय हैपर कॉलिंस इन 2024। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी सेकेंड ट्रेन थी विच वॉज बंधन एक्सप्रेस, तो बंधन एक्सप्रेस 2017-18 के आसपास चली थी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Next question, who wrote the Hindi calligraphic version of the original Indian Constitution? Right answer for this question will be option number C यानी वसंत कृष्ण वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य इन्होंने हिंदी कैलीग्राफिक यानी कि डिज़ाइन किया था हिंदी लैंग्वेज में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रेम बिहारी रायज़ादा इन्होंने डिज़ाइन किया था, इंग्लिश कैलीग्राफी इन्होंने दी थी। सो इंग्लिश कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायज़ादा। नंदलाल बोस की बात करें तो इन्होंने डेकोरेट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को। एंड एस एन मुखर्जी की बात करें सो ही वॉज इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नॉट रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग बट ही वॉज नॉट अ कैलीग्राफर। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़ वेयर इज़ लोकेटेड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पुणे में सिचुएटेड है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पुणे महाराष्ट्र। सो इट इज़ अ प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज and it trains officers of the Indian Railway Service of Engineers and other civil engineering personnel located in Koregaon Park, Pune. It was established to upgrade and specialize civil engineering knowledge in the railway sector. Next question, which reformer of British India was known as Lokhitvadi? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख इनको कहा जाता था लोखितवादी। सो लोक मीन्स वर्ल्ड एंड हितवादी मतलब उनके फेवर में काम करने वाले। सो विच मीन्स वन हु वर्क्स फॉर द पीपल्स वेलफेयर। ही रोट अ सीरीज ऑफ थॉट प्रोवोकिंग articles in the weekly Prabhakar advocating social reforms, women's right, education and eradication of caste discrimination.
Next question, which state in India was the most transformed by the Green Revolution? Right answer will be option number D, यानी पंजाब. तो पंजाब was the most transformed state in the Green Revolution. ये आपने ध्यान में रखना है. Green Revolution के फादर की बात करें तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और यूएसए से स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन. इंडिया की बात करें तो इंडिया में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. During the 1960s and 1970s, the introduction of high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, irrigation techniques, and mechanization significantly increased agricultural productivity, especially in wheat and rice. Punjab became the granary of India, या फिर ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है. और अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया था थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन. बट द मोस्ट बेनिफिटेड स्टेट जिसने ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा था थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द Asiatic Society in 1784 at Calcutta? Right answer will be option number B, यानी William Jones. So William Jones, he founded the Asiatic Society in 1794. The society aimed to promote Oriental studies, including languages, literature, and history of Asia, especially India. Jonathan Duncan की बात करें, so he founded the Sanskrit College at Banaras. Warren Hastings की बात करें, so he was the Governor General. First Governor General था बंगाल का 1773 में ये बना था. चार्ल्स आयरे की बात करें, सो ही वॉज एन अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन बंगाल एंड ही वॉज नॉट कनेक्टेड विद द फाउंडिंग ऑफ द सोसाइटी. जो यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने बेसिकली इनको यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी नारायण मल्हार जोशी. ही फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग. इसकी बात करें, सो इट वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे इन द ईयर 1911. द ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड प्रोवाइड हेल्प during the times of natural disasters, epidemics and other public crises. M.N. Roy की बात करें, so his role, he was a communist and radical humanist movements में इन्होंने participate किया था. गोपाल कृष्ण गोखले, he founded the Servants of Indian Society and he was the political guru of Mahatma Gandhi. If we talk about M.G. Ranade, so M.G. Ranade, a social reformer and judge, co-founder of the Indian National Social Conference. Next question, who moved the objective resolution that later became the preamble of the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू. He moved the objective resolution on 13th of December 1946. This resolution laid down the fundamentals and philosophy of the Indian Constitution and later became the basis of the preamble. It was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947. Because if we talk about preamble, तो preamble एक summary है हमारे Indian Constitution की, और समरी हमेशा किसी भी स्टोरी या फिर किसी भी नॉवल को कंप्लीट होने के बाद ही लिखी जाती है. तो प्रीएम्बल इसको फाइनली लिखा गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, एंड इट वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन 22nd of January 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उस्ताद आमिर खान. ही स्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना. भीमसेन जोशी की बात करें, सो ही वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ किराना घराना. तानसेन की बात करें तो कोर्ट ऑफ अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ग्वालियर घराना से ये एसोसिएटेड हैं. उस्ताद Khagi Khuda Baksh, he is associated with the early development of other gharanas, but he is not associated with the Indore Gharana. Next question, which is the water body that separates Andaman and Nicobar Islands? Right answer will be option C, यानी 10-degree channel. It separates Andaman and Nicobar Islands, which has around 586 islands. If we talk about Lakshadweep, तो लक्षद्वीप में 36 islands है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और अंडमान निकोबार में अराउंड 580. If we talk about 8-degree channel, so it separates Lakshadweep Islands, that is Kalpeni and Minicoy, from the Maldives. 9-degree channel की बात करें, it lies between Lakshadweep and Kalpeni, Suheli Par. 11-degree channel, it is not commonly recognized or significantly geographical existence इसका नहीं है, but 10-degree channel, it is the most important one. Next question, from which act is the structural framework of Indian constitutional largely derived? Right answer will be option B, 1935 से derived है.
अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा गया था। फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर हमने यूके से अडॉप्ट किया है। प्रोविजनल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। एमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने यहाँ से अडॉप्ट किए हैं। नेक्स्ट, with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.